इस बार का लोकसभा चुनाव क्यों मोदी वर्सेस भूपेश बघेल हो गया है? इस बार का लोकसभा चुनाव क्यों रमन वर्सेस भूपेश बघेल नहीं रहा? ये तमाम बातों का समीकरण हम जानेंगे। जांजगीर दौरा हम करेंगे, दुर्ग जिले का हम दौरा करेंगे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ, और जानेंगे आखिर लोकसभा की 11 सीटें क्या कहती हैं और क्या समीकरण इन सीटों पर बन रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को केवल एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा था। क्या कारण है कि इस बार का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल हो गया है? क्या कारण है इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव से डॉक्टर रमन सिंह उतने एग्रेसिव तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं जितने हर बार आते थे? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं और अब इस वक्त उनके साथ हेलीकॉप्टर में हैं और जांजगीर और तमाम लोकसभा क्षेत्रों का हम इनके साथ दौरा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश से। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव कहते हैं कि भले केंद्र का हो लेकिन राज्य के दो मुखिया इसमें भिड़ते हैं। क्या कारण है इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल हो गया है? पिछले विधानसभा भी हम लोग नरेंद्र के खिलाफ ही लड़े थे छत्तीसगढ़ में, और आपको याद होगा कि रमन सिंह जी ने कहा था कि अब हमारे पास एक चेहरा है जिसके भरोसे हम चुनाव लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने किया गया, लेकिन 3/4 बहुमत से हार गए। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, वो भोली भाली जरूर है, लेकिन जो धोखा देने वाले हैं तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, चाहे वो रमन सिंह जी हो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। एक आईना भी आज उनको भेंट किया है आपने। जी हाँ, आईना भेजने का कारण यही है कि आखिर मोदी जी आपका असली चेहरा कौन सा है? आप चाय वाले हैं, चाय की केटली कभी हाथ तो लगाया ही नहीं, लेकिन 2014 में खूब चाय वाले बेचा आपने। फिर आप 10 लाख सूट पहनने वाले फकीर बन गए। फिर आपके नाश्ते की चर्चा हो रही है, आपके मशरूम के सब्जी की चर्चा हो रही है। 2000 करोड़ आप विदेश यात्रा में फूंक दिए, 40 करोड़ रुपया विज्ञापन में आपने खर्च कर दिए। तो आज अच्छे अच्छे जो फकीर हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा फकीर तो हमने कभी नहीं देखा था। ये इस प्रकार की बातें हैं जिसे आईना दिखाने का काम। आप कभी जीएसटी लागू करते हैं, कभी काला धन लाने की बात करते हैं, कभी वो जो सूची जो काले धन वाले हैं जो विदेश में पैसा जमा के उसकी सूची जारी करने वाले थे। 5 साल बीत गया लेकिन वो सूची जारी नहीं हुई। आप स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने वाले थे, आपने लागू नहीं किया। आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, आपने दिया नहीं। अब आप चौकीदार बन गए हैं, तो आप चौकीदारी भी ठीक ऐसे चौकीदारी कर रहे हैं। विजय माल्या हाथ पैसा लेके भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, अनिल अंबानी तो भ्रष्टाचार में आपकी साझेदारी हो गई। ये कैसी चौकीदारी है? तो आपका असली चेहरा है कौन सा? इसलिए हमने आईना भेजा है कि देख के बताइए मोदी जी आपका चेहरा कौन सा है? कि पहला प्रधानमंत्री जिसके इतने चेहरे दिखाई देते हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे कर रहा था सर, छत्तीसगढ़ की अगर परिपेक्ष में बात करें तो बस्तर महत्वपूर्ण है। सबने कहा कि बस्तर को जिसने साध लिया उसने छत्तीसगढ़ को साध लिया। 2013 का वो वाकया याद है जब बस्तर से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी, तमाम नेताओं को खोया आपने। उसके बाद 2018 विकास खोजो यात्रा निकली और अब 2019 में जो यात्रा निकल रही वो है न्याय यात्रा। देखिए 2013 में झीरम घाटी में अपने नेताओं को हमने खोया है, जिसमें नंद कुमार पटेल, विद्या भैया, बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा, उदय मुद्याल जैसे बहुत सारे नेताओं को खो दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार का असली चेहरा बस्तर के लोगों ने पहले पहचान लिया और उन्होंने 12 में से 8 सीट कांग्रेस की झोली में डाली। अभी जब विकास खोजो यात्रा निकाले और वहां के बस्तर के आदिवासियों के जो मूल मुद्दे हैं उसको जब हमने उठाया, उनका विश्वास जीता, उनके हक की लड़ाई लड़ी, तो लोग हमारे साथ आए और 12 में से 11 जीते। इस बीच में सरकार बनने के बाद हमने आदिवासियों के हक में बहुत सारे फैसले किए, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला हो,
चाहे लघु वनोपज की कीमत देने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता कीमत देने की बात है, चाहे लोहांडीगुड़ा में जो जमीन वापस की, एक बड़ी घटना थी जिसमें राहुल जी खुद आए थे। अब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और राहुल जी ने एक बड़ी घोषणा की है, न्याय प्रोग्राम दिया उन्होंने, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया मिलेगा। मैं उसी पे आता हूँ सर, ऐसा कारण क्या है कि राहुल गांधी की कोई भी बड़ी घोषणा होती है उसका केंद्र सिर्फ छत्तीसगढ़ रह रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी भी ये चीज समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए, अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा सीट जिताकर देने वाला राज्य हो? देखिए, झीरम घाटी घटना के बाद राहुल जी का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ में रहा है। एक एक घटना पे नजर रखे हुए थे, एक एक कार्यक्रम को वो देख रहे थे और छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातों पे हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे और उसका रिजल्ट रहा है कि 3/4 बहुमत कांग्रेस को मिला है। तो जितने भी बड़ी घोषणा है वो छत्तीसगढ़ की भूमि से किया है, छत्तीसगढ़ की जमीन से किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। चाहे वो मिनिमम इनकम प्रोग्राम की बात हो, चाहे और दूसरी जो घोषणा है वो छत्तीसगढ़ में आके करते हैं। तो हम उसी योजना को, न्याय यात्रा हम लोग निकाले हैं ताकि गरीब लोगों को बता सके कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। जनता ने उम्मीद रखी थी कि 15 लाख उसके खाते में भी आएगा। अब राहुल जी ने बोला है तो ये माना जाए कि वो 15 लाख तो नहीं आए, ये 72,000 तो कम से कम खाते में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 लाख लाने की बात किए थे, मोदी जी ने किया था, लेकिन अब उसी के नेता उसको जुमलेबाज बता दिए कि केवल जुमलेबाजी है। अब राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा ऋण माफी पूरे देश में उन राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार बनी वहां किए। छत्तीसगढ़ में आप देखें कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हुआ है, बिजली बिल आधा हो गया, आज से लागू हो गया है, 35 किलो चावल आचारसंहिता के बाद मिलना शुरू होगा। तो सारे जो बात उन्होंने कहा था वो सारे काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। एक विश्वसनीय नेता के रूप में भारत में उसकी पहचान बनी है और इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं यदि राहुल जी ने कहा है 72,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा तो फिर मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए गए और कहीं ना कहीं से बात ये सामने आ रही, सबने कसम भी खाई कि एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। क्या ये तमाम चीजें, ऐसा नहीं लगता काम अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जैसा कि लगातार बोली है, तो फिर सांसदों का चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मुख्य बात ये है कि राष्ट्रीय नेताओं के सामने ये जो प्रादेशिक नेता है भाजपा के, वो बेनकाब हो चुके हैं, वो विश्वास खो चुके हैं और वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि 3/4 वोट से हार कैसे गए, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हारे कैसे, ये बता नहीं पा रहे हैं और केंद्र के नेतृत्व भी पचा नहीं पा रहे हैं। और इस कारण से प्रादेशिक नेता सबके पर कतर दिए, सबके राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिए हैं और एक नया चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोई नहीं जानता। नए चेहरे हों अच्छी बात है, लेकिन वो चेहरा जाना पहचाना होना चाहिए। लेकिन अभी अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जिसको कोई जानता भी नहीं, तो बुरी तरह से असफल होंगे। विधानसभा चुनाव में 68 का मैंडेट आपको मिला। मैं जानता हूं कि वो नाम आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कई और विधायक हैं दूसरी पार्टी के जो कांग्रेस में वापसी के दरवाजे तलाश रहे हैं, कहीं से कुछ खुला मिले तो हम अंदर आ जाएं। क्यों मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि और ऐसे लोग अंदर आए? देखिए, जो दल बदल करते हैं उसको न संविधान अच्छा मानता है, न ही जनता अच्छे नजरों से देखती है। योगी जी ने 12 विधायकों को भाजपा के कांग्रेस में लाया था और वो सभी लोग हारे भी और कांग्रेस भी हार गई। उसमें 1-2 जीते, बचा सब हार गए, हमारी सरकार भी चली गई। अभी आप देखें, चुनाव के ठीक पहले रामदयाल उइके को, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसको उन्होंने तोड़ के भाजपा में शामिल कर लिया। लक्की साबित हुए आपके लिए? वो हमारे लिए लक्की साबित। वही मैं कह रहा हूँ कि दल बदल को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती और हमारे पास स्पष्ट बहुमत है
3/4 बहुमत है, तो किसी और लेने की जरूरत क्या है? ये लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं न कहीं से मुद्दे उसमें खोते जा रहे हैं, पुरानी बातें आ रही हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि दामाद वर्सेस दामाद हो गया है। ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, 5 साल पहले ये लोग मुद्दा उछाले थे रावत वाड्रा जी के खिलाफ। हरियाणा भी उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। आप केवल रावत वाड्रा क्यों, आप 2G स्कैम की बात आप किए थे, कोल स्कैम की आपने बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ क्या? आपको तो जनता ने मैंडेट दिया था, फिर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ दामाद का मामला था, अभी जब विभाग के जब फाइल खुली और उसमें देखा गया कि जिस बिल्डिंग पे छत्तीसगढ़ के लोग नाच करते हैं, जो दानवीर दाऊ कल्याण सिंह ने दान में दी थी, उस बिल्डिंग को गिरवी में रख दिया आपने, वो भी फर्जी लेटर के आधार पर, और बिना बजट के आपने पैसा ले लिया, बिना स्वीकृति के आप भर्ती भी कर लिए, और उसकी तनख्वाह कितनी, जो चीफ सेक्रेटरी उसके बराबर। आप संविधानात्मक जो अधिकार आपको किसने दिया? क्या आप सरकारी मुलाजिम के हैसियत से आप ऐसा कर सकते हैं? या फिर रमन सिंह के दामाद होने का आपने बेजा फायदा उठाया है? तो संविधान आपको इस प्रकार के कोई अधिकार देता नहीं, तो उसमें कार्रवाई हो रही है, FIR हो गया, सारे पर्चे खुल रही है, अब उसे जवाब देने के बजाय छुप गए हैं, तो ये भागे भागे कब तक फिरेंगे? रमन सिंह जी ये कह रहे हैं कि बदलापुर की राजनीति हो रही है, तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं बदलापुर की राजनीति हो रही है, कानून ने अगर FIR दर्ज की तो बयान के लिए सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यदि वो सही है, रमन सिंह जी चौकीदार हैं, तो अपने दामाद को ढूंढ के लाना चाहिए, चौकीदार होने का सबूत देना चाहिए। केवल चौकीदार लिख देने चौकीदार हो जाता है क्या? यदि छत्तीसगढ़ के संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसके दामाद ने, उसको लाना चाहिए, और नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब आपकी भागीदारी है, तो चौकीदार ही चोर है। पहले चुनाव में चाय वाला बताया गया, तमाम चीजें बताई गई, अब के चुनाव में चौकीदार, अगले चुनाव में कुछ नया जुमला आएगा सर? अगले चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाय वाला 2014 में था, 2019 आते आते वो चौकीदार हो गए। अब उन्होंने एक बात और कही थी, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। गोवा में बात उन्होंने कही थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब, तो अब उस फकीर को झोला उठा के हिमालय जाने की बारी आ गई। लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ जान नहीं पाते आपके सामने। मैं चाहता हूं कि वो तमाम चीजें आप शेयर करें। सुबह 9 बजे के आसपास फील्ड पर आना, उसके बाद रात में तकरीबन 1 से 2 बजे तक काम करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है, लगातार 3.5 महीने के आसपास हो रहे हैं देखते हुए। ये सब चीज मैनेज कैसे हो पाती है? देखिए, ये तो जनता का प्यार, और दूसरा जब सेवा भाव से कोई काम करोगे, जनता की सेवा करना है, छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा करना है, जब आपके मन में ये भाव है तो फिर कोई थकान नहीं आती, कोई बाधा रोकती नहीं है, निरंतर फिर काम करने की इच्छा होती है, और ऊपर वाला शक्ति भी देता है। फिर भी लोग जानना चाहते हैं खाते क्या हैं आप दिन भर? सामान्यतः छत्तीसगढ़िया खाना, फिर भी दाल भात रोटी सब्जी यही है। छत्तीसगढ़ के जो भोजन है बहुत ही मतलब हेल्दी रहता है, और स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। तो हम लोग बिल्कुल घर में, हमारे यहाँ जो आम छत्तीसगढ़िया के यहाँ जो भोजन बनता है वही भोजन मेरे घर भी बनता है। आपके मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं, TS सिंहदेव हैं, ताम्रध्वज साहू हैं, वरिष्ठ में सत्यनारायण शर्मा है, धनेन्द्र साहू जी भी विधायक हैं। साधना बहुत मुश्किल होता है, कुछ सीनियर भी हैं आपसे, कैसे साध पाते हैं सबको, क्योंकि हर की महत्वाकांक्षाएं रहती किसी न किसी चीज को लेकर? देखिए, ये परिवार के हम सदस्य हैं, कोई उम्र में बड़ा है, कोई अनुभव में बड़ा है, कोई पद में बड़ा है, लेकिन जब परिवार में बैठते हैं तो वरिष्ठ होते हैं और कनिष्ठ होता है, तो जो मान सम्मान जो देना है, उनसे राय शुमारी करना है, उनके अनुभव का लाभ लेना है, वो काम हम लोग निरंतर करते रहते हैं, तो कोई बाधा नहीं आती। मैं रायपुर लोकसभा सीट से ही शुरुआत करता हूं सर। रायपुर लोकसभा सीट
कहते हैं रमेश बैस की सीट मानी जाती थी, इस बार पार्टी ने उनको अलग कर दिया है। अब प्रमोद दुबे वर्सेस सुनील सोनी हो गया है। किस तरह से संभावनाएं देख रहे हैं आप, क्योंकि रायपुर सीट जीतना आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी चुनौती भरी सीट शुरू से कांग्रेस के लिए रही है। ये बात सही है कि रमेश बैस जी लगातार वहां से सांसद रहे हैं और उनके अपनी पहचान थी और पकड़ भी, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बड़े कद के नेता थे, लेकिन उसको एक झटका से अलग कर देना ये तो किसी समझ में नहीं आया और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का अवश्य होगा, क्योंकि इतने बड़े कद के जिस वर्ग से वो आते हैं वो उस वर्ग में उसके हटाए जाने से काफी नाराजगी भी है। मंत्रिमंडल में नहीं लिया तब भी नाराजगी थी, उसके बाद उसको अब लोकसभा भी टिकट नहीं दिए, तो उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो काफी नाराज हैं और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी जरूर मिलेगा। दुर्ग लोकसभा में सबसे ज्यादा मंत्री दुर्ग लोकसभा से ही है। अचानक ताम्रध्वज साहू जी कहाँ गायब हो जाते हैं सर? चुनाव प्रचार यहाँ चरम पर चल रहा है, आरोप लगे कि दिल्ली में ही रुक गए, वो बेटे को टिकट नहीं मिली इसलिए फील्ड पर नहीं आ पा रहे हैं, नुकसान नहीं होगा इससे? देखिए, टिकट मिलने तक के सब लोग प्रयास करते हैं और उन्होंने भी किया है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो आपको स्मरण करा दूं, वो पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूरे देश भर में उनको काम करना होता है और 27 तारीख को एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी किए और उसी तैयारी में वो रुके थे। अब तो फील्ड में अब पूरा रायपुर दुर्ग लोकसभा की कमान संभाले हुए हैं। फील्ड में बुलाना पड़ा ये भी कहा जाता है, मीडिया ने लगातार बोला, तब वो 2 दिन बाद वहां से लौटे। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। टीएस सिंहदेव को उड़ीसा का प्रभारी भी बनाया गया है, लेकिन अभी भी सरगुजा एक बड़ा, अगर मैं बात करूं, लोकसभा सीट है और आपने खेलसाय सिंह जी को वहां से उतारा है। समीकरण ये कहते हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार सभी सीटें विधानसभा में आप लोगों ने जीती है, लेकिन फिर भी रेणुका सिंह भी काफी एग्रेसिव है उस फील्ड में। क्या लगता है सरगुजा के समीकरण बैठ पाएंगे कांग्रेस के फेवर? देखिए, जहां तक टीएस सिंहदेव जी की बात करें, वो इस उम्र में बहुत सक्रिय हैं और हम लोगों से भी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और वो कहीं भी रहे वो फोन में हमेशा क्षेत्र में टच में रहते हैं। और अभी उड़ीसा की जिम्मेदारी मिली है, उड़ीसा के विधानसभा लोकसभा दोनों के चुनाव हो रहे हैं, टिकट वितरण में लगातार वो लगे, दिल्ली में भी रहे और उड़ीसा में भी रहे, वो काम खत्म हो गया। अब वो कल परसों से फिर साथ में सरगुजा जाएंगे और उनके लिए कोई नया क्षेत्र तो है नहीं जिसमें उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने का आवश्यकता है। पूरी टीम उनकी है और पूरी टीम काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बस्तर लोकसभा सीट, कहते हैं आज भी आम बस्तरिया इंदिरा गांधी की छवि को तलाश करता है, क्योंकि वाकई में इंदिरा गांधी जी ने वहां से तमाम योजनाओं की शुरुआत भी की थी। अब प्रियंका गांधी जी हैं, उम्मीद करें कि भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी को लेकर आएंगे बस्तर के लोग। देखिए, अभी पूरे देश भर का चुनाव चल रहा है और प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जहां कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है और लड़ाई के लिए तैयार करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती, और उन्होंने स्वीकार किया है। और इस कारण से मैं समझता हूं कि दूसरे राज्यों में उतना शायद समय न दे पाए, लेकिन जैसे समय मिलेगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने पत्र भी भेजा है कि छत्तीसगढ़ आए और यहाँ के लोग बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रहे हैं। बस्तर फिर भी अभी भी अगर मैं बात करूं, दीपक बैच जी को अपने मैदान में उतारा है सर, उधर से भी कंपटीशन जो है वो तगड़ा मिल रहा है, क्योंकि केदार कश्यप को जवाबदारी मिली है सीटों को जिताने की। बस्तर जो है वो कांग्रेस काफी समय से नहीं जीत पाई, बलीराम कश्यप का गढ़ रहा है बस्तर। इस बार उम्मीद की जाए बस्तर को किन समीकरणों पर लेकर जाएंगे बस्तर की जनता के पास कि वहां उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी? पहली बात तो यह है कि बस्तर में हम लोग 12 में से 11 सीट जीते हैं। नंबर 2, जो भूमि अधिग्रहण जो किए थे उसको वापस किए। नंबर 3, जो लघु वनोपज है उसकी कीमत हमने बढ़ा दी। नंबर 4, जो वन अधिकार पट्टा है उसको हम लोग दे रहे हैं। ऋण माफी भी हुआ है, 25 रुपये में धान खरीदी भी किए हैं। तो सारे जो वहाँ के लोग चाहते हैं वो सब काम की शुरुआत हमने कर दी है। तो बस्तर इस समय कांग्रेस के पक्ष में और भारी बहुमत से वहाँ जीतेंगे।
विधानसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जीत हासिल की सर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति रही नहीं। शिवराज सिंह ने विपरीत माहौल था। 6 महीने पहले हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ से ज्यादा हालत खराब थी मध्य प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने बहुत स्थिति संभाली। बाउंड्री से ही कांग्रेस सत्ता पर आ पाई। अभी भी लोकसभा में ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जितना काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। सुनने में हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन आपके कंपटीशन अब कमलनाथ से किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जितना काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, कमलनाथ जी से और मेरी तुलना कभी नहीं हो सकती। जब मैं पहली बार विधानसभा पहुंचा 1993 में, तब वो केंद्रीय मंत्री थे। हम लोगों में बहुत अंतर है, बहुत बड़े नेता है, बहुत अनुभवी नेता है, और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उस समय शिवराज सिंह का एक चेहरा था, लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश को इतनी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है सर? एक बड़ा राज्य है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग एजेंडे होते हैं, उससे मतदान होता है, मतदाताओं को रुझान होता है, तो उसके कारण से जो परिस्थितियां बनी। लेकिन 15 साल के सरकार को तो वहां भी जनता ने उखाड़ फेंका है। दिग्विजय सिंह भी अब मैदान में है सर। भोपाल का रण काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दिग्विजय जी ने कहा था कि मैं 15 साल 10 साल तक शायद मैं नहीं आऊंगा फील्ड में। आज वो भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। शुभकामना देंगे उनको। देखिए, राजनीति में लाने वाले वही हैं। हम लोग तो युवा कांग्रेस में थे, पहली बार टिकट तब मिली जब वो अध्यक्ष थे। उनके साथ काम भी किए, मंत्रिमंडल में भी काम किए हैं, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा यदि मैं चुनाव हारा 2003 में तो 10 साल मैं कोई पद नहीं लूंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। जो कहा उन्होंने किया। उन्होंने कहा नर्मदा परिक्रमा करूंगा। किसी राजनेता के लिए 3500 किलोमीटर पद यात्रा करना आसान काम नहीं, वो भी अपनी पत्नी को लेकर। जहां जहां नर्मदा यात्रा हुई वहां वहां कांग्रेस को अप्रत्याशित रूप से विजय प्राप्त हुई। निश्चित रूप से जनाधार वाले नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, और अभी भोपाल सीट उन्होंने चुना है, तो चुनौती उन्होंने स्वीकार की है। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर हम बात करें, कितनी सीटें आज आप बैठकर दे सकते हैं और कितनी सीटों पर मानते हैं कि वाकई में चुनौती है? देखिए, हम सभी सीट जीतने वाले हैं। किसी सीट को हम कमजोर नहीं आंकते और विरोधी भी कमजोर नहीं आंकते। हमारे सभी सीट महत्वपूर्ण है और सभी सीट में हम ताकत लगा रहे हैं, और सभी सीट हमारे जीतने का लक्ष्य है, और सभी सीट जीतेंगे भी। नए कैंडिडेट जो उतारे हैं, जैसे रवि भारद्वाज जी नए कैंडिडेट हैं, और तमाम जगहों पर आपने कई विधायकों को भी मौका दिया है। क्षेत्र की जनता ने विधायक चुन के दिया, अब वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। धनेंद्र साहू जी की भी बात करूं, चुनौती नहीं लगती क्योंकि नया कैंडिडेट आता या पुराना कैंडिडेट रहता तो ज्यादा मदद मिल पाती? देखिए, हमारे पास, हम तो लगातार हारते रहे पिछले 3 चुनाव तक से, तो हमारे पास जो कार्यकर्ताओं ने जो पसंद किया और पार्टी हाईकमान ने जो तय किया उनको फील्ड में उतारा है। चाहे बस्तर की बात करें, चाहे महासमुंद की बात करें, या सरगुजा या रायगढ़ की बात करें, सभी साथियों से विचार विमर्श करके ही ये फैसला हम लोगों ने लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबके स्वीकार कैंडिडेट है वो सबसे अच्छा होता है। आपको भी उत्सुकता होगी जानने की आखिर मुख्यमंत्री दिन भर खाते क्या हैं, एनर्जी इतनी लाते कहाँ से हैं? तो देखिए, थाली सजी हुई है, पराठा है, इसमें परवल की सब्जी है, आलू की सब्जी है। मैं खुद ही जानने की कोशिश करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हम सोचे थे कि इसमें तमाम चीजें होंगी, मेवे होंगे, तमाम चीजें होंगी, ये है क्या और इस तरह से किस तरह से जीवन यापन होता है? भाई, भोजन तो सादगीपूर्ण ही होना चाहिए, और सादा ही भोजन जो सुपाच्य हो बहुत जरूरी है, और सारे मिनरल्स मिल जाए, सारे तत्व मिल जाए जो आवश्यकता है शरीर को, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, प्रोटीन भी हो जाए, ये सब जरूरी। अभी भी मैडम के हाथ का ही खाना होता है सर कि माता जी के हाथ से? नहीं, अभी तो विशेष कहीं ज्यादा होता है। अब तो अभी जब से रायपुर आए तब तो नौकरी चाकर पका रहे हैं, जिसे अब कभी कभार आते हैं उनके हाथ से कभी मिलता है। अभी भी ये कहा जाता है सर कि घूम फिर के भिलाई 3 वाले घर भूपेश जी पहुंच ही जाते हैं, चाहे सीएम और कहीं भी हो। इसका क्या कारण है? तो बच्चे लोग वहाँ हैं तो मिलने की इच्छा होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। पाटन से लगाव जाता है, स्वाभाविक है। पाटन क्षेत्र ही पहचान दिया है। पाटन वो धरती है जहाँ सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं।
शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अब बड़े क्रांतिकारी विचार के लोग वहाँ रहते हैं, जो सामाजिक बुराई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोग वहाँ हैं। अगर भाईचारा प्रेम से रहते हैं तो क्षेत्र तो अपना क्षेत्र होता है। फिलहाल जो है अभी तक तमाम जो चीजों की उन्होंने बताया कि लोकसभा सीटों में चुनौती मान के हम चल रहे हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे विपक्ष में हो हम उसे कमजोर नहीं आंकते। शेख वीडियो काफी पांडे के साथ आदित्य नामदेव।